नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आवास विकास से जुड़े विषयों को लेकर एक अहम मीटिंग की है, जहां पर योजनाओं की प्रगति, भूमि उपलब्धता और समयबद्ध निर्माण पर चर्चा हुई है। वहीं कानपुर और उन्नाव के जिलाधिकारियों ने वर्चुअल माध्यम से सहभागिता की है। साथ ही मुख्यमंत्री ने पारदर्शिता, गुणवत्ता और तय समय सीमा में कार्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं। और दिल्ली में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एसआईआर प्रक्रिया को लेकर बीजेपी पर गंभीर आरोप लगा दिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी वोट कटवाने और जुड़वाने का काम कर रही है और शिकायतों को चुनाव आयोग नजरअंदाज कर रहा है। आयोग का व्यवहार पक्षपातपूर्ण लगता है। जो स्पेशल रिवीजन चल रहा है वोट्स को लेकर, चिंता इस बात की है कि भारतीय जनता पार्टी इसमें शामिल है और जिसका वोट वो कटवाना चाहते हैं वो कटवाते हैं और जिसका वो जुड़वाना चाहते हैं वो जुड़वाते हैं। अगर हम लोग को शिकायत करना चाहते हैं तो वो इलेक्शन कमीशन उसकी नज़रअंदाज कर रहा है। इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उनकी जिम्मेदारी है वोट ज़्यादा से ज़्यादा बने, ये नहीं कि वोट ज़्यादा से ज़्यादा कटे। और फिर जिस तरह का उनका व्यवहार है इलेक्शन कमीशन के लोगों का, लगता है कि बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। मैंने कल ही कई सूचना, कई जानकारी दी हैं जिसमें एसआईआर को लेकर के जो फॉर्म भरे गए हैं और जो शिकायत करता है वो अंगूठा मारता है, उसके दस्तखत कराए हुए हैं। जो व्यक्ति अंगूठा मारता है उसके दस्तखत कराए हैं। अगर उस फॉर्म की भी शिकायत करते हैं तो ना एसडीएम पे कार्रवाई है, ना डीएम पे कार्रवाई है, ना कमिश्नर से नोटिस दिया है, किसी पे कोई कार्रवाई नहीं है। और इस तरह से प्रिंटेड लाखों लाख फॉर्म बांटे जा रहे हैं और पकड़े जा रहे हैं। गांव में प्रिंटेड कहाँ से आएंगे फॉर्म्स? इसका मतलब ये हुआ कि बीजेपी ने अपने पैसे से कुछ एजेंसीज को हायर किया है। वो वोटर लिस्ट से फॉर्म भरते हैं और वोटर लिस्ट से ही नाम निकाल करके उनके फर्जी दस्तखत करते हैं। अगर फर्जी दस्तखत करते हैं तो कम से कम 420 की धारा तो लगेगी, उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं है। लगता तो ऐसा है कि इलेक्शन कमीशन को भारतीय जनता पार्टी का झंडा अपनी बिल्डिंग पर लगा देना चाहिए। और दिल्ली में सपा सांसद डिंपल यादव ने संसद में विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप लगा दिया है। उन्होंने कहा कि यूएसए के साथ हुई डील पर चर्चा जरूरी है। उन्होंने यह भी कहा कि कृषि और डेयरी उत्पादों का जीरो टैरिफ का जो आयात क्यों नहीं ये किया जा रहा, ये स्पष्ट हो। उन्होंने यह भी कहा कि रूस से सस्ता पेट्रोल लेना क्यों बंद हो रहा है, सरकार पर इस पर जवाब देना चाहिए। नहीं, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज जिस तरह से संसद का में ऑपरेट हो रही है, जिस तरह से ऑपोजिशन लीडर्स को, एमपीज को बोलने नहीं दिया जा रहा है। और इसके साथ ही अगर ऑपोजिशन चाह रहा है कि जो डील हुई है यूएसए के साथ उस पर डिस्क्लोजर होना चाहिए, जहां $500 बिलियन का आप कृषि उत्पादक प्लस डेयरी प्रोडक्ट्स का इंपोर्ट आप कर रहे हैं, वो भी जीरो टैरिफ में, तो आखिर सरकार ने इस तरह कदम क्यों उठाया है? और इसी के साथ अगर हम सस्ता पेट्रोल रशिया से ले रहे थे तो आखिरकार वो क्यों बंद हो रहा है? 12 बजे पीयूष गोयल। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उधर अमेरिकी टैरिफ में कटौती से बाराबंकी के हथकरघा उद्योग से जुड़े लोगों की उम्मीदें अब बढ़ी हैं। सूती और रेशमी हथकरघा उत्पादों के मशहूर बाराबंकी व्यापारियों का यह कहना है कि अमेरिका बाजार में उनकी पारंपरिक रूप से मौजूदगी जो है वो मजबूत होगी। एक बार ये रिपोर्ट देख लेते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय सामान पर टैरिफ को पहले के 50% से घटाकर 18% करने के ऐलान से उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के हथकरघा उद्योग में उम्मीद की किरण जगी है। सूती और रेशमी हथकरघा उत्पादों के लिए मशहूर बाराबंकी के व्यापारियों का कहना है कि अमेरिकी बाजार में उनकी पारंपरिक रूप से मौजूदगी मजबूत रही है। उनके मुताबिक टैरिफ में बढ़ोतरी की वजह से निर्यात में गिरावट आई है, जिससे व्यापारियों और बुनकरों दोनों पर असर पड़ा है। उद्योग जगत से जुड़े लोगों का कहना है कि टैरिफ में कटौती से अमेरिका में भारतीय हथकरघा उत्पादों को दूसरे देशों से मुकाबला करने का बेहतर मौका मिलेगा। वे उम्मीद लगाए हैं कि अब उन्हें निर्यात के ज्यादा ऑर्डर भी मिल सकेंगे।
बाराबंकी से हमेशा ही स्कार्फ स्टोल अमेरिका की बहुत बड़ी पसंद रहे, परंतु इस टैरिफ के बढ़ जाने से हमारे व्यापार को बहुत बड़ा प्रभाव मिला था और हमारे यहाँ के जो वर्कर हैं, जो हमारे बुनकर भाई हैं, उनके पास भी व्यापार में थोड़ी कमी आई थी। परंतु इस टैरिफ के पुनः 18% पे स्थापित होने से पूरी व्यापार की संभावनाएं बढ़ेंगी। पुनः हम अमेरिका की मार्केट में अपने प्रोडक्ट को स्थापित कर पाएंगे, वहां हमारे यहाँ रोजगार की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। पुनः अमेरिकी शुल्क में कटौती से बाराबंकी के बुनकरों में भी उम्मीद जगी है और वे रोजगार के मौके बढ़ने की आस लगाए हैं। हमें जानकारी मिली है कि अमेरिका सरकार ने सारे टैरिफ हटा के सिर्फ 18% कर दिया है, जिससे हमारा निर्यात बढ़ेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा और उससे लोगों की आमदनी बढ़ेगी। हम लोग सरकार का धन्यवाद करना चाहते हैं जो उन्होंने सकारात्मक बात करके एक अच्छे निर्णय लिया और हमें उम्मीद है कि आगे आने वाला वक्त बुनकरों के लिए और बेहतर होगा। विशेषज्ञों और अधिकारियों का मानना है कि शुल्क में कटौती से वस्त्र, चमड़े के सामान और हथकरघा सहित कई श्रम प्रधान निर्यात क्षेत्रों को फायदा मिलने की उम्मीद है। गाजियाबाद में एक साथ 3 बहनों ने नवी मंजिल से कूदकर सुसाइड कर लिया। पुलिस को इस सुसाइड केस से एक नोट मिला है, सुसाइड नोट, जिसमें सॉरी मम्मी सॉरी पापा लिखा है। एक बार ये रिपोर्ट देख लेते हैं। इस डायरी में जो कुछ भी लिखा है उसे पढ़ लो, क्योंकि ये सब सच है। ये वे आखिरी शब्द हैं जो गाजियाबाद के भारत सिटी सोसाइटी में मौत को गले लगाने वाली 3 सगी नाबालिग बहनों ने अपनी डायरी में लिखे थे। 9वीं मंजिल से कूदकर जान देने वाली इन बहनों का सुसाइड नोट और डायरी अब इस पूरी साजिश और उनके मानसिक स्थिति की गवाही दे रही है। टीला मोड़ थाना क्षेत्र में हुई इस सामूहिक खुदकुशी के मामले में पुलिस को मौके से एक डायरी मिली है, जिसमें रोती हुई आंखों की तस्वीरें बनी है। बच्चियों ने लिखा है, आई एम रियली सॉरी पापा, आई लव यू मम्मी पापा। डायरी के पन्नों पर कोरियन गेम्स के प्रति उनके जुनून का भी जिक्र है। पुलिस के मुताबिक सुसाइड नोट में अपनी मौत को जिंदगी की असली कहानी, ट्रू लाइफ स्टोरी बताया जाना किसी गहरे मानसिक दबाव या ऑनलाइन टास्क की ओर इशारा करता है। तीनों को टास्क बेस्ड कोरियन लव गेम की लत थी। पिता के मुताबिक तीनों हर वक्त एक साथ रहती थी। बताया जा रहा है कि तीनों बहनें ऑनलाइन टास्क बेस्ड कोरियन लव गेम खेला करती थी। मृतक लड़कियों के नाम निशिका उम्र 16 साल, प्राची उम्र 14 साल और पाखी उम्र 12 साल है। जानकारी के मुताबिक तीनों बहनों को कोरोना काल में मोबाइल गेम की लत लग गई थी। तीनों टारगेट गेम खेलती थी। पुलिस के मुताबिक इनका स्कूल भी रेगुलर नहीं था। आज 4 फरवरी के अर्ली मॉर्निंग में, अर्ली आवर्स में करीब 2 बजे पीआरवी के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई, जिसमें 3 लड़कियों ने ऊपर से कूदने की सूचना प्राप्त हुई थी। यहाँ मौके पे आके देखा तो तीनों बच्चियों को अस्पताल शिफ्ट कराया गया, जहाँ उनको ब्रॉड डेथ डिक्लेयर कर दिया गया था। अभी तक की जो जांच हुई है, इसमें ये सामने आया है कि ये जो तीनों लड़कियां हैं, इन्होंने सुसाइड किया हुआ है और जो हमें इससे संबंध में एक सुसाइड नोट भी प्राप्त हुआ है, जिसकी अधिक जांच की जा रही है और इन्हीं तथ्यों के आधार पे आगे की कार्रवाई की जा रही है। सुसाइड नोट में क्या लिखा है सर? सुसाइड नोट में क्या लिखा हुआ है? देखिए, जितना अभी तक जांच हुआ है उसमें किसी भी ऐप का स्पेसिफिक नाम नहीं है। एक जो बताया उसमें लिखा गया है, उसमें इतना क्लियर हो रहा है कि ये जो तीनों लड़कियां थी, ये कोरियन कल्चर से इन्फ्लुएंस थी और उसी के बारे में ये सारा नोट लिखा हुआ था उन्होंने, और उसी के चलते उन्होंने ये सुसाइड किया हुआ। टीला मोड़ स्थित भारत सिटी में टावर B1 फ्लैट नंबर 907 की 9वीं मंजिल की बालकनी से 3 बच्चियों के कूदने की सूचना मिली और मौके पर जिनकी मृत्यु होने की सूचना प्राप्त हुई। मौके पर पहुंचकर जांच की गई तो मौके पर 3 बच्चियां क्रमशः निशिका उम्र लगभग 16 वर्ष, प्राची उम्र लगभग 14 वर्ष, पाखी उम्र लगभग 12 वर्ष, पुत्रियां चेतन कुमार सन ऑफ गौरी शंकर की भूतल पर गिरने के कारण मृत्यु हो गई है, जिनको 108 एम्बुलेंस द्वारा 50 सैया अस्पताल लोनी भेजा गया, जहां पर डॉक्टरों द्वारा तीनों बच्चियों को मृत घोषित किया गया है
पुलिस द्वारा अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं मृतक बच्चियों के पिता चेतन ने बताया कि बेटियों ने लिखा, सॉरी पापा, हम गेम नहीं छोड़ सके। कोरियन गेम हमारी जिंदगी हमारी जान है। वे कहते हैं बेटियां 3 साल से गेम खेल रही थी, 2 साल से स्कूल नहीं जा रही थी, दिन भर गेम खेलती रहती थी, आसपास के लोगों से बात भी नहीं करती थी। अक्सर कहती थी कि हम लोगों को कोरिया जाना है। मृतक बच्चियों के पिता चेतन ने बताया कि उनकी बेटियों ने लिखा, सॉरी पापा, हम गेम नहीं छोड़ सके। कोरियन गेम हमारी जिंदगी हमारी जान है। बेटी थी, किस वजह से उन्होंने सुसाइड किया? ये उन्होंने गेमिंग के चक्कर में करा जी, गेमिंग टास्क पूरा करा जी। कौन सा गेम खेला? हमें तो ये भी नहीं पता था, वो आया ना फोरेंसिक टीम ने बताया जी हमें सारी वेरिफिकेशन करके कि ये गेमिंग का था जी, सारा गेमिंग का था। हमें पता था नहीं मिलता जी। कब से गेम खेली? ये गेम जी 2-2.5-3 साल से खेल रही थी। किस तरीके का टास्क उन्होंने तो आपको बताया कि वो कह रही थी हमें कोरिया जाना है, हमें कोरिया जाना है। मैंने हम कोरिया को जाएंगे, कोरिया का जाएंगे, ये था जी। तो कब की ये घटना थी? आप कहाँ थे उस वक्त? मैं उसको बाहर वाले रूम में सो रहा था, मेरी वाइफ अंदर वाले रूम में सो रही थी और उन्होंने यहाँ से आके पानी पीने के बहाने जंप लगा दिया, अंदर से लोग लगा लिया था। क्या उस समय भी वो गेम खेल रही थी? उस समय उनके पास फोन था, बट मैंने देखा नहीं गेम था। फोन वो फेंक के गया, फोन वो पुलिस वाले ले गए। हाँ जी। क्या क्या नाम था लड़कियों का? तीनों का? कितनी? मिशिका, पाखी, प्राची। कौन सी क्लास में पढ़ती थी? 15 साल थी, एक 14 साल, एक 11 साल। क्या कभी आपने रोका नहीं जिस तरीके से? नहीं, गेम के बने था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये इसमें ऐसा टास्क भी है कि खुदवाने का टास्क है। मुझे पता होती जी, कौन बाप अपने बच्चे को मरने देगा? सब बताओ, आप खुद बताओ, कौन बाप बनने बताओ अपने बच्चों को गेम खेलने के? क्या उन्होंने कभी बताया? हमें तो आज पता लगा कि वो टास्क चल रहा था कि उसमें एक गुरु बनी हुई थी कि जी मैं एक सीनियर हूँ, वो उसके ऑर्डर मान रहे थे। मैं सोचा गेम खेल रहे हैं जी कोई। जो आप बता रहे हैं कि गेम के दौरान कोई बॉस भी था, क्या उन्होंने बताया कौन बॉस था? हाँ, प्राची थी वो, करीब मैं इनकी बॉस हूँ और ये मेरा ऑर्डर फॉलो करते हैं। मैंने सोचा भाई कोई गेम खेल रहा हूँ, हम भी बचपन में खेलते थे बहुत सारे, बस ये बात है। तो किस तरह? प्राची आपकी लड़की है? हाँ जी, मेरी लड़की है, 3 लड़की मेरी है जी। वो ऑर्डर देती थी दोनों बहनों को? हाँ, ऑर्डर देती, उनके बिना खाना नहीं खाती थी, वो टॉयलेट एक साथ जाते थे, सब जगह एक साथ जाते थे जी। किस समय की घटना है? कल रात 1:30-2 बजे की। पढ़ाई कौन सी क्लास में करी थी? 5th में थी, 4th में थी, 7th। तो कभी उन्होंने बताया कि किस तरीके का टास्क? नहीं, ऐसा कुछ बताया नहीं जी, फोन था, बस फोन ले रखा था, बस ये था। गेट खुला होता तो मैं बचा लेती हूँ। बाकी 2 साल से उनका स्कूल छुटा हुआ था जी, 2-2.5 साल से पढ़ाई नहीं कर रहे थे, स्कूल नहीं जा रहे थे। वो फेल हो गए थे ना, तो इसी शर्म के हमारे स्कूल नहीं जा रहे थे 2-2.5 साल से। वो कमरे में रहते थे अपने फोन? कमरे में रहते, फोन के साथ अंदर ही अकेले रहते थे, वो जहाँ भी रहते थे। हम उनके कमरे में पहुंच जाते थे ना, तो वो दूसरे कमरे में चले जाते थे अकेले। कोरियन लव गेम एक ऑनलाइन गेम है। ये इंटरनेट पर चलने वाले ऐसे ऑनलाइन चैट सिस्टम का नाम है जिसमें सामने वाला खुद को कोरियन या विदेशी लड़का लड़की बताकर बात शुरू करता है। ये गेम सोशल मीडिया और मैसेजिंग ऐप के जरिए फैलता है। शुरुआत में सामने वाला दोस्ती और प्यार की बातें करता है। आसान टास्क दिए जाते हैं ताकि भरोसा बन जाए। धीरे धीरे टास्क बढ़ते जाते हैं, मानसिक दबाव बढ़ने लगता है। कई मामलों में बात ना मानने पर डराया जाता है। इससे खेलने वाला व्यक्ति तनाव में आ जाता है और उसका व्यवहार बदलने लगता है। हालांकि भारत में पहले भी ऐसे ऑनलाइन गेम्स पर बैन लग चुका है, जिसकी वजह से कई बच्चों की जान जा चुकी है। ब्लू व्हेल गेम्स के चक्कर में देश भर से कई बच्चे जान गंवा चुके हैं। ब्लू व्हेल चैलेंज गेम को सुसाइड गेम भी कहा जाता है। ये एक ऑनलाइन गेम है जिसमें पार्टिसिपेंट को एक चैलेंज दिया जाता है। इस गेम में 50 स्टेप्स हैं जो धीरे धीरे कठिन होते जाते हैं। इस गेम में एक एडमिनिस्ट्रेटर और पार्टिसिपेंट शामिल होता है। एडमिनिस्ट्रेटर 50 दिन की अवधि के दौरान रोजाना एक टास्क सौंपता है। शुरुआत में ये टास्क सिंपल होते हैं, लेकिन आखिरी स्टेप्स में खुद को नुकसान पहुंचाने के साथ कठिन होते जाते हैं और कई पार्टिसिपेंट्स के सुसाइड पर जाकर खत्म होते हैं। इस गेम को भारत सरकार ने 2017 में बैन कर दिया था। जानकारी के मुताबिक कोरियन लवर गेम की ही बुरी लत के कारण तीनों बहनों की जान गई है। ये ऑनलाइन टास्क बेस्ड गेम कोविड काल में शुरू हुआ था। लॉकडाउन में घर बैठे बैठे तीनों ने ये गेम खेलना शुरू किया। धीरे धीरे ये लत इतनी बढ़ गई कि वे स्कूल जाना बंद कर दिया। 2 साल से ज्यादा समय से तीनों नियमित स्कूल नहीं जा रही थी। घर में सब कुछ साथ साथ करती, खाना, नहाना, सोना, गेम खेलना। हालांकि पिता ने कई बार डांटा,
मोबाइल छीनने की कोशिश की, लेकिन वे मानती ही नहीं थी। वहीं पुलिस ने मौके से 3 मोबाइल फोन बरामद किए हैं, जो फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिए गए हैं। टीला मोड़ थाने की टीम पूरे मामले की फिलहाल छानबीन कर रही है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं कि गेम में कोई खतरनाक टास्क दिया गया था या सिर्फ लत और मम्मी पापा की डांट ने उन्हें ये कदम उठाने पर मजबूर किया। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। तो चलिए बात होगी तमाम खबरों की ताबड़तोड़ अंदाज में। मथुरा के श्री बांके बिहारी मंदिर में स्टील रेलिंग का ठेका मुस्लिम ठेकेदार को मिलने पर साधु संतों ने विरोध किया। दिनेश पलारी महाराज ने मामले को लेकर सीएम को बकायदा पत्र भी लिखा। बरेली में पुलिस ने एक आरोपी को मुठभेड़ में किया गिरफ्तार। गुरुग्राम में एक शराब ठेके की छत से एक व्यक्ति को नीचे फेंककर आरोपी ने की थी हत्या। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस का बड़ा। लखनऊ में सिपाही भर्ती परीक्षा की तारीख हुई घोषित। 8 से 10 जून तक होगी सिपाही भर्ती की परीक्षा। 32,679 पदों के लिए होगी ये भर्ती परीक्षा। बिजनौर में दहेज-जोबी ससुराल वालों पर विवाहिता की हत्या का आरोप लगा है। थाना मंडावर क्षेत्र के इनामपुरा का यह घटना बताई जा रही है। मृतका के परिजनों ने सीओ कार्यालय के बाहर प्रदर्शन भी किया। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। कन्नौज में खाना बनाते समय अचानक से रेगुलेटर का पाइप निकलने से आग लग गई है। घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। घर का सारा सामान जलकर राख, किसी के जान को कोई नुकसान। कानपुर के काकादेव में दबंगों ने युवक के साथ मारपीट की है। मारपीट के बाद युवकों ने की फायरिंग। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कन्नौज में जली हालत में मिली है युवती का शव। शव मिलने से इलाके में सनसनी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची है पुलिस। जांच शुरू। बिजनौर में पुलिस की बाइक सवार 2 बदमाशों से मुठभेड़। गोली लगने से दोनों बदमाश घायल। घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। मोबाइल और बाइक साथ ही तमंचा भी बरामद। फतेहपुर में वन विभाग की कस्टडी से कछुआ तस्कर हुआ फरार। चेकिंग के दौरान वन विभाग ने पकड़े थे 148 कछुए। नाबालिग समेत 2 तस्करों को पुलिस ने किया था गिरफ्तार। फिरोजाबाद के जिजौली गांव में 10 वर्षीय बच्चे का बक्से में शव मिला है। शव मिलने से इलाके में सनसनी। मां ने पति और ससुराल पक्ष पर लगा दिया हत्या के आरोप। जांच कर रही है पुलिस। रामपुर में नोडल विभाग की टीम ने झोलाछाप हॉस्पिटल्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। अवैध रूप से चल रहे प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अधिकारियों को सील कर दिया गया। छापेमारी से क्लिनिक के संचालकों में हड़कंप मच गया। सहारनपुर में नगर निगम ने चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान। रसूलपुर से नाजिरपुरा तक चला अभियान। करीब 7 स्थानों से हटाया गया अतिक्रमण। 20,000 से अधिक जुर्माना भी वसूला गया। मैनपुरी के फुलापुर में हुए जघन्य दंपति हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। पुरानी रंजिश में लूट के इरादे से गोली मारकर की थी हत्या। मृतक के करीबी रिश्तेदार और पड़ोसी हत्या में शामिल। फतेहपुर रेलवे स्टेशन पर जीआरपी आरपीएफ की बड़ी कार्रवाई। 40 लाख की कीमत के 148 कछुए बरामद। नाबालिग समेत 2 तस्कर गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल ले जाने की तैयारी थी। इंडो नेपाल बॉर्डर पर सुरक्षा को पूरी तरह से स्ट्रांग कर दिया गया। बहराइच के रुपीडिया में एआई और एएनपीआर कैमरे स्थापित किए गए हैं। संदिग्ध गतिविधियों पर पैनी नजर है। अलीगढ़ के लोधा थाना क्षेत्र के गांव दुनाई में खेत में लौट रही महिला की गर्दन से चाकू मारकर हत्या कर दी गई है। मामूली विवाद में युवक से मारपीट का मामला। दबंगों ने घर के पास फायरिंग किए तमंचे के साथ। वीडियो वायरल। जांच कर रही है पुलिस। रामपुर में सोशल मीडिया के सस्ते आईफोन का लालच देकर ठगी करने वाला गिरोह पकड़ा गया। 2 सगे भाई गिरफ्तार। आईफोन, लैपटॉप, कार, क्रिप्टो करेंसी भी पुलिस ने बरामद की है। नोएडा पुलिस ने एनसीआर में अंतर्राज्यीय अवैध गांजा तस्करों का खुलासा कर दिया। 4 गिरफ्तार। 30,686 किलो गांजा बरामद किया गया। बदायूं में किसानों ने केसीसी ऋण पर 7% ब्याज वसूली की शिकायत दर्ज करवाई है। अन्य जिलों में 3% ही लिया जा रहा है।